गंदे कर्म करेंगे तो आप नरक जाएंगे, तो हम उस चीज को पूर्ण तरीके से नकारते हैं। जो कर्म का सिद्धांत, हम कर्म के सिद्धांत को भी नकारते हैं। हम केवल और केवल चीज में मानते हैं कि इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के अंदर दो वर्ग है और एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन कर रहा है। तो मतलब हमें समझना पड़ेगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जो समाज को संगठित कैसे, मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज संगठित है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का में क्या है कि पहले एनार्किस्ट सिचुएशन थी जहां पर क्लास कॉन्शियस नहीं थी लोगों के अंदर, तब एक स्टेट ऑफ नेचर था, लोग एक दूसरे का दमन करते थे, वो स्टेट ऑफ नेचर था। तो कहीं ना कहीं एक स्टेट बना, उसके अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम राइट्स लिमिट कर रहे हैं, जो आपके नेचुरल राइट्स है, जो आपके पास वायलेंस का राइट था, वो स्टेट को देते थे कि आप हमारे राइट्स को प्रिजर्व कीजिए और कहना कि हमारी लाइफ को प्रिजर्व कीजिए। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी वजह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संगठित है। तो इस चीज से हमारे राइट्स लिमिट हो रखे हैं। एक और चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि समाज के अंदर दो वर्ग में बताते हैं, वर्गीकरण कौन है समाज के अंदर दो वर्ग है, एक बुर्जुआजी, एक प्रोलेटेरियन। तो बुर्जुआजी जो है वो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, वो वर्कर्स का दमन करते हैं। मतलब वर्कर्स के अंदर और कहीं ना कहीं संगठन अपने आप में पूंजीपति बहुत ज्यादा विशेष संगठन होता है। विशेष कैसे अपने आप में, क्योंकि जो प्रोलेटेरियट है आजकल उसको पूंजी ने छलावा दे रखा है कि उनको पेटी बुर्जुआजी बनाया जा रहा है, कि जो प्रोलेटेरियट है उनको पेटी बुर्जुआजी बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े इंसेंटिव्स देके उनको कहीं ना कहीं एक देके कहीं ना कहीं वो शामिल किया जा रहा है, ताकि वो अपना जो क्लास कॉन्शियसनेस है उसको भूल जाए और जो पूंजीपति व्यवस्था पूर्ण तरीके स्थापित हो गए और स्थापित होने का लोगों का दमन कर रहे हैं। मतलब ये तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जैसे हम बता रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक और चीज है, पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं एक दो जगहों को छोड़ के पूंजीवाद जो है पूर्ण तरीके से स्थापित हो जाए। कहीं ना कहीं मिश्रित इकोनॉमी भी है, लेकिन जो अगर एक बड़े स्केल पे देखें तो पूंजीवाद एस्टैब्लिश है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब रेडिकलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कट्टरपंथ पूरे विश्व के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कहीं पे हिंदू मुसलमान भारत के अंदर हो रहा है, कहीं पे ब्लैक्स और व्हाइट्स का हो रहा है, कहीं पे ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स का हो रहा है, कहीं पे एथनिसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा रेडिकलिज्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो अपने आप में अगर लोगों के आपस में दमन भी है, तो कहीं ना जो कास्ट बेसिस पे, क्लास बेसिस पे, उसके अंदर भी जो है अपने आप में जो व्हाइट्स होते हैं बुर्जुआजी है। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी अपने जो अपर कास्ट है वो बुर्जुआजी है, बाकी से प्रोलेटेरियट। तो बेसिकली जो मेन स्ट्रगल है पूरे विश्व के अंदर वो अपना में बुर्जुआजी और प्रोलेटेरियट की क्लास डिस्टिंक्शन का स्ट्रगल है। फिर आगे चल के एक और चीज, हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या है, जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि कहीं ना स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, तो लोग तो कहीं ना कहीं जो प्रोलेटेरियट है उसको लड़ने के लिए भेजा जाता है, जो प्रोलेटेरियट को लड़ने के लिए भेजा जाता है उनका दमन हो रहा है, प्रोलेटेरियट जो है वो मर रहे हैं। तो कहना कि जो अपनी रेवोल्यूशन करने की हमारी क्षमता, रेवोल्यूशन करने की क्षमता भी अपना में कम हो रही है। और एक सबसे बड़ी चीज तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हो रही है कि कोल्ड वॉर चल रही है चाइना और यूएसए के अंदर। जब चाइना और यूएसए के अंदर कोल्ड वॉर चल रहा है तो कहना कि इसके अंदर एक न्यूक्लियर थ्रेट है। हमारा प्रतिपक्ष आके कह सकता है कि न्यूक्लियर डेटरेंस है, कोल्ड वॉर जो है हॉट वॉर नहीं बनेगी, परमाणु वॉर नहीं बनेगी। तो मतलब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूएसएसआर और यूएसए में जो कोल्ड वॉर थी उसका बहुत अलग परिप्रेक्ष्य था और ये अलग परिप्रेक्ष्य है। रीजन क्या था, यूएसएसआर कभी भी ट्रेड चैलेंज नहीं कर पा रहा था यूएसए को, लेकिन क्योंकि चाइना ट्रेड चैलेंज कर पा रही है यूएसए को, तो यूएसए और चाइना की वॉर जो अपने आप में हॉट वॉर भी बन सकते हैं। मतलब और एक और चीज जो दमन क्या हो रहा है, बड़े बड़े स्टेट से न्यू कॉलोनियलिज्म के थ्रू, नव उपनिवेशवाद के थ्रू जो बड़े बड़े जो अपने आप में स्टेट्स है छोटे स्टेट्स का दमन कर, छोटे स्टेट्स का दमन कर, तो अपने आप उन जो छोटे स्टेट्स का बुर्जुआजी है वो तो अपने आप को ठीक है बना रहे हैं, लेकिन जो उस छोटे छोटे स्टेट्स का प्रोलेटेरियट उसका ज्यादा दमन हो रहा है। तो मतलब कुल मिला के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रोलेटेरियट का हर रूप में, हर वर्ग में, हर स्टेट के अंदर दमन हो रहा है। अब कहीं ना कि हमारा एंड गोल क्या है, क्योंकि हम साम्यवादी हैं, वैश्विक साम्यवादी, हमारा एंड गोल है रेवोल्यूशन लाना, क्लासलेस सोसाइटी बनाना। मतलब क्लासलेस सोसाइटी कैसे बनाएंगे, कहने के उसके लिए जनरेशन चाहिए, क्लास कॉन्शियसनेस प्रोपेगेट करेंगे, जनरेशन आने में। मतलब आगे चलते हुए अब एक जो हम परिभाषित है, हम सबसे क्या समझते हैं, विश्व का हर एक व्यक्ति हम सबके अंदर आता है, सब लोग हम लोग है, ठीक है। अब मतलब सबसे बड़ी चीज हम नर्क को कैसे परिभाषित करते हैं, सदन के होता है जहां पर किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था ना हो, सामाजिक व्यवस्था का अभाव ही हमारे लिए नर्क है। मतलब कहीं ना कहीं जब सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी, लोग दमनकारी होंगे, मतलब दमनकारी जो अपने आप में समाज है हमारे लिए नर्क है। मतलब क्योंकि हमने बताया साम्यवादी है तो हम कहेंगे भगवान के एंटिटी और भगवान के किसी भी सिद्धांत में नहीं मानते, स्वर्ण के सिद्धांत में नहीं मानते, तो हमारे लिए जो नर्क है, हमारे लिए नर्क धरती पर ही, धरती पर जो नर्क है कहीं ना कहीं वहां पर जहाँ पे लोगों का दमन हो रहा है। मतलब आगे चलते हुए कहीं ना कहीं जहां पर कोई भी किसी भी तरीके से अपने राइट्स को सिक्योर नहीं कर पा रहा है तो वो अपने आप में दमनकारी होता है, ठीक है। चाहे आपका लीगल राइट हो, चाहे आपका मोरल राइट हो, अगर कहीं से वो किसी भी तरह सेक्रीफाइस हो रहा है तो वो अपने आप में दमनकारी और हमारे लिए उसी चीज को हम नर्क प्रेजेंट कर रहे हैं, वही हमारे नर्क की परिभाषा है। मतलब आगे चलकर हमें समझना पाएगा कि हम सब नर्क क्यों जाएंगे। तो मतलब इसके लिए 3 स्टेजेस है। सबसे पहले जैसे हमने बताया जियोपॉलिटिकल बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे स्टेट के बीच में, स्टेट्स के बीच में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहने जैसे हमने बताया न्यूक्लियर वॉर होगी। तो न्यूक्लियर वॉर जब होगी तो वो अपने आप में पहला स्टेज है, पहले स्टेज में न्यूक्लियर वॉर होगी, ठीक है। मतलब आगे चलते हुए न्यूक्लियर वॉर होगी तो कहना कि ये वर्ल्ड वॉर में टर्न हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर में टर्न होगी तो एक सेकंड स्टेज आएगा। सेकंड स्टेज अपने आप में कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज वीक होंगे, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड का कैपिटलिस्ट अपैरेटस है, पूरे वर्ल्ड का कैपिटलिस्ट अपैरेटस अपने आप में वीक हो जाएगा। और मतलब जो वीक हो जाएगा कैपिटलिस्ट
पैरेट। तो हमने बोला कि लोगों का दमन हो रहा है, तो कहने की दमन हो रहा है तो साथ साथ एक और चीज हो रही है, दमन होने के साथ एक जो साम्यवादी रेजिस्टेंस है, जो साम्यवादी एक आंदोलन है, वो पूरे विश्व के अंदर स्टेट कर रहा है। तो मतलब जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वीक हो जाएंगे, कहने के वो ऐसा चांस देंगे वीक हो जाएंगे, तो वहां पर अपना में वर्कर्स रेवोल्यूशन आएगा। तो मतलब जब वहां पे अपना में वर्कर्स रेवोल्यूशन आएगा तो कहने को स्टेट चले जाएगा, कैपिटलिस्ट स्टेट है। और वर्कर्स रेवोल्यूशन आने के बाद कहीं से भी, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर वॉर हुआ, सारी चीजें जेनोसाइड होगा, होलोकॉस्ट वर्ल्ड वॉर होगी, तो उसके बाद कहेंगे स्टेट की एंटिटी वर्कर्स रेवोल्यूशन आ जाएगी, स्टेट कैपिटलिस्ट पैरेटस खत्म है, कैपिटलिस्ट स्टेट खत्म होगा, तो स्टेट रहेगा ही नहीं जब वर्कर्स रेवोल्यूशन आएगा। और जब वर्कर्स रेवोल्यूशन आएगा तो कहीं ना कहीं सारी सामाजिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जब सारी सामाजिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो राइट्स को गारंटी करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब राइट्स को गारंटी करने के लिए नहीं रहेगा तो कहने की अराजकतावाद आ जाएगी, लोग एक दूसरे का दमन करेंगे, कहने की कोई भी खुश नहीं रहेगा उस चीज में, जब खुश नहीं रहेगा तो नर्क हो जाएगा, वो दमनकारी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक और चीज ये हमारे प्रतिपक्ष आगे कह सकता है कि साम्यवादियों को तो एंड को एक स्टेटलेस सोसाइटी बनाए, लेकिन होता है हम जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस स्टेटलेस सोसाइटी बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक नॉर्मल फुल फ्लेज्ड इकोनॉमी के अंदर वर्कर्स रेवोल्यूशन आता है। जो फुल फ्लेज्ड इकोनॉमी के अंदर वर्कर्स रेवोल्यूशन आता है तो कहने की उसके बाद जनरेशन का क्लास कॉन्शियस प्रोपेगेट होता है, तब स्टेट विदर होता है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टेट तो न्यूक्लियर वॉर से अपने खत्म हो गया, स्टेट विदर हो गया, लेकिन जो आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज स्टेट की रहेंगी, स्टेट की रहेंगी नहीं, तो कहने के अपने आप में बिना इस क्लास कॉन्शियसनेस के, बिना अपने आप में इकोनॉमिक डेवलप हुए स्टेट ऑफ नेचर आ जाएगा, अराजकतावाद आ जाएगी। और वहां पे फिर से वही होगा कहने की जो वायलेंस है, स्टेट ऑफ वॉर आ जाएगा। तो हॉब्स ने बताया था स्टेट ऑफ नेचर की जगह स्टेट ऑफ वॉर आ जाएगा, और जब स्टेट ऑफ वॉर आ जाएगा तो कहने के आपस में एक और दूसरे वर्ग का दमन करें, जैसे हमने बताया हमारी परिभाषा में नर्क हुआ, जहाँ पे कोई भी सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, वो नर्क है। तो मतलब कहेंगे वहाँ पे स्टेट नहीं होगा, वहाँ पे स्टेट नहीं होगा तो अपने आप में सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ पे लोग एक दूसरे का दमन करें, कहने की जो थोड़ा सा भी सारे दूसरा दमन क्या, तो मतलब इसी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया, इस वजह से सारे तथ्यों के आधार पर मैं कहता हूँ हम नर्क जाएंगे, क्योंकि हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कोई टाइम नहीं। नहीं 7 मिनट। 7 मिनट बोलने का समय है, आप कुछ भी देख सकते हैं। फोन दे दीजिए, टाइम लगाना 1 मिनट के लिए अगर डिस्टेंस का हमें सीधे जाना पड़ेगा, सीधे जाना। वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आज वाले को लगता है कि डीबीएम स्पीच की जरूरत है, और उधर से डीबीएम नहीं आ सकते। हाँ क्या बात है। सदन की गरिमा को नेता विपक्ष का प्रणाम। दिया गया विषय था कि सदन का मत है कि हम सब नर्क जाएंगे। हमारे पक्ष के साथी आते हैं, सदन बनाते हैं कि वैश्विक साम्यवादियों का। साम्यवाद की जो है परिभाषा ये जब देते हैं तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि किसी भी तरीके के क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं वो साम्यवादी हैं, यानी कि जो साम्यवादी की पहले से परिभाषा चली आ रही है उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वैश्विक साम्यवादी हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि हम किनके विचारों को फॉलो करते हैं, हमारे आदर्श कौन हैं। हमारे आदर्श हैं कार्ल मार्क्स। अब हमें यह समझना होगा कि जैसे ही कार्ल मार्क्स की जब बात कर रहे हैं हम, तो उनके अन्य विचार क्या हैं तमाम चीजों को लेकर के। जब ये कह रहे हैं कि ये खुद भी मान रहे हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, कह रहे हैं स्वर्ग और नरक को नहीं। ठीक है, जो नरक की यहां पर परिभाषा दी गई है, ये कह रहे हैं कि नरक एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि कोई क्लास हो ही नहीं, अर्थात ये नरक को एक ऐसे सद्गुण के रूप में परिभाषित कर रहे हैं जो कि ये इस पूरी बहस के साथ, पूरे विषय के साथ छेड़छाड़ है। क्यों? क्योंकि नरक की एक सर्वमान्य परिभाषा है, हम सभी जानते हैं, और उस परिभाषा के उसमें आप थोड़ा बहुत हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन उसे आप पूरा उसका कॉन्सेप्ट बदलकर पॉजिटिव टर्म में तो नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि वैश्विक साम्यवादियों के लिए क्लासलेस सोसाइटी एक पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, और यहाँ पर ये नर्क को उसी रूप में परिभाषित कर दे रहे हैं पॉजिटिव टर्म में, जो कि हमारे लिए स्कोप नहीं बचता है कि हम फिर निगेटिव कैसे करें, हम इसका निगेटिव क्या करें। अगली बात, जो हम साम्यवादी मानते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, तो जो जिन्होंने अन्याय किया है, हम उन अन्यायकारियों को हटा करके हमारा शासन और सब एक साथ रहें। लेकिन जैसे ही ये हम सब में कहते हैं कि विश्व का हर एक व्यक्ति, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जो कि बुर्जुआ है और जो कि ये शोषक वर्ग से हैं, और ये कह रहे हैं कि वो भी नरक में जाएंगे। ये नरक में तो जो है 1917 में भी जाया गया था ना, क्यों वापस आ गया?
नरक की अवधारणा क्या कहती है कि एक बार आपकी मृत्यु हो गई, और देखिए स्वर्ग और नरक की कल्पना ही जो है ईश्वर से जुड़ी हुई कल्पना है, अर्थात जैसे ही आपकी मृत्यु के बाद की ये कल्पना है, आपके कर्मों के आधार पर ये तय होता है कि आपने जो है क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या बुरे कर्म किए हैं। तो जब एक बार आपकी मृत्यु हो गई तो फिर जो है आप फिर वापस कैसे आएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर कहीं से भी समझ में नहीं आता है। अगली बात जो ये कह रहे हैं कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में तमाम चीजें, ये सब पूरी तरीके से इस बहस में तो जो है कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों की जरूरत थी। जो इनके नरक की परिभाषा है वही पूरी तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये नरक को एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म में ला रहे हैं, जो कि परिभाषिक रूप से किसी भी इस सदन में बैठे हुए व्यक्ति को जो है मान्य नहीं होना चाहिए। और जो वैश्विक साम्यवादी हैं, चूंकि धर्म को हम अफीम मानते हैं, चूंकि हम धर्म जैसी संस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, हम मानते हैं कि धर्म जैसी सारी संस्थाओं का, सिर्फ धर्म का ही नहीं, धर्म से जुड़े सभी तत्वों का, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, धर्मावलंबी हो, इन सबका खात्मा होना चाहिए। और जैसे ही आप धर्म से ही जुड़ी हुई एक शब्दावली को जो है रूपांतरित करके प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैश्विक साम्यवादियों को यह भी मान्य नहीं होना चाहिए। अगली बात जो इसके अलावा हमें जो समझना है कि अगर इन्हें यही कहना था कि जो है हम क्लासलेस सोसाइटी में जाएंगे, तो उसके लिए तो हमारे पास एक शब्द था ही क्लासलेस सोसाइटी, तो ये नरक शब्द लिखने की जरूरत ही क्या पड़ी। यहाँ पर यह लिख देना चाहिए था कि विषय में कि हम सदन का मत है कि हम सब जो है क्लासलेस सोसाइटी में जाएंगे, सदन का मत है कि हम साम्यवाद में जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि नरक की एक समान परिभाषा है। परिभाषा अलग अलग धर्म ग्रंथों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन सब में एक मिनिमम ऑब्जेक्टिव जो है, मिनिमम जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो एक नकारात्मक चीज होती है, वो बुरे व्यक्तियों को दी जाती है। तो ये बुरे व्यक्तियों को दी जाने वाली चीज को हम सब वैश्विक साम्यवादियों के लिए ये प्रस्तावित कर रहे हैं। कम से कम हम तो नहीं मानते कि हम उनके धार्मिक शब्दावली का जो है प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है हमें जो है ये क्लासलेस सोसाइटी को खत्म करना है। हमें अगर खत्म करना भी होगा क्लासलेस सोसाइटी को, जो कि हमारा लक्ष्य है, तो वो हम नरक में नहीं जाएंगे, हम क्लासलेस सोसाइटी में जाएंगे। तो ये हमारा कहना है। अगली बात, धर्म जो है ईश्वर से जुड़ी हुई चीज है। जो धर्म की अवधारणा ही है, चूंकि ईश्वर से जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम मानते हैं कि चूंकि धर्म ईश्वर से जुड़ी हुई है और स्वर्ग और नरक भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं। चूंकि हम धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, स्वर्ग और नरक जैसी परिभाषाओं को नहीं मानते हैं, इसलिए और ये जो इनकी नरक की पूरी परिभाषा जो कि पूरा रूपांतरित कर दे रहे हैं, इससे भी हमें सहमति नहीं है। हमारे पास कोई स्कोप नहीं बचता है कि हम नई परिभाषा बना दें। आप आकर के यहाँ पर साम्यवाद को पूंजीवाद नहीं कह सकते, पूंजीवाद को साम्यवाद नहीं कह सकते हैं। कुछ चीजों की परिभाषाएं सबको माननी पड़ती है और ये वहीं पर, इसीलिए हम इस सदन को चैलेंज कर रहे हैं। धन्यवाद। समय बता दो कितना मिनट से। अभी बीकन की है ना, अगर मैं नेता हूँ बताना कोई लेकिन डीपीएम के बाद डेली की स्पीच हो गई नहीं, ये ऐप हैंडल अच्छा डीपीएम मेरे बाद डेफिनेटली डेली में भी हो गया ना। नहीं, ऐप हैंडल अगर चाहिए होगा तो डेली की स्पीच मांग सकते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक बात मुझे बता दीजिए, यदि मैं यहाँ से दे रहा हूँ तो आप किसी को आपत्ति नहीं है, या फिर मैं इसको थोड़ा पीछे कोई हेल्प कर देगा? ठीक है ना, क्लियर? हाँ महोदय, हाँ ठीक है भैया। आपको क्या बता कुल 7 मिनट ही रहेगा जी। आपके पास 7 मिनट है, आप 2 मिनट में भी खत्म करके आप वापस आ सकते हैं। हाँ जी, जैसा मैं कहूँ। टैब मुझे 4 मिनट में टैब दे देना, सिंगल टैब, 6 मिनट में डबल टैब, 7 मिनट में मल्टीपल टैब्स। ठीक है, 3, 2, 1। सदन की गरिमा को सादर प्रणाम। सदन पटल पर प्रस्तावित विषय जो भी था, जो मतलब डेफिनेशन चैलेंज के पुरजोर विरोध में। अध्यक्ष महोदय, जो मेरे प्रतिपक्षी महोदय आते हैं और वो कहते जाते हैं कि जो हमने जो डेफिनेशंस दिए या जो हमने सदन बनाया उसमें कहीं ना कहीं उनके पास कोई स्कोप नहीं रहता। तो मैं अध्यक्ष महोदय को बताना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ पे स्कोप इनके पास है और किस प्रकार से आगाह किया जा सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम ये बात जो हम डेफिनेशन देखिए थे, हमारी डेफिनेशन क्या थी कि जो नर्क, पहली सबसे प्रथम बात ये कहती जाती है जो नर्क की नकारात्मक परिभाषा होती है। तो अध्यक्ष महोदय, नर्क की नकारात्मक परिभाषा हमारे द्वारा दी गई। हमने नर्क का क्या कहा है कि एक ऐसी क्लासलेस सोसाइटी जहाँ पे हर किसी का दमन हो रहा है, हर किसी का
जहाँ पे हर किसी का एक से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दमन कर रहा है, जहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, जहाँ पे उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ पे वो अपनी जीवन यापन ढंग से नहीं कर पा रहे, तो यही तो नर्क है। उसके बाद मुझे ये कहते हैं कि जो नर्क की एक सर्वमान्य परिभाषा है और वो जो धर्मों से होता है उससे हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, परंतु उसकी एक सर्वमान्य भाषा है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो नर्क की जो सर्वमान्य परिभाषा है भाई की पहली बात मैं ये दर्ज करना चाहूंगा कि नर्क की कोई सर्वमान्य भाषा नहीं कि जो धर्मों से ही आती है। अधिक मतलब जो नर्क की बात है वो नास्तिक व्यक्ति तक भी करता है, नर्क की बात हम कम्युनिस्ट लोग भी करते हैं। मतलब नर्क क्या है? यदि कोई एक आपदा आ जाती है तो हम कहते हैं कि क्या नर्क हो गया। यदि हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा जीवन नर्क हो गया। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो ये एक जो डेफिनेशन है कि इमेजिनरी डेफिनेशन लेके चल रहे हैं या जो और लोग लेके चलते हैं सिर्फ वही नर्क है। इसके बाद मुझे हाँ कि हम जो हमारे पैराडाइम में हम समझा के जाते हैं कि कम्युनिज्म में नर्क किस प्रकार का होगा, कम्युनिज्म में नर्क किस प्रकार का होगा कि जहाँ पे मतलब अराजकतावाद आ जाएगी, जहाँ पे दमन बहुत ज्यादा होगा। तो इसके हाल से जो ये नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं हम बता के जाते हैं एक नकारात्मक नर्क हमारे पैराडाइम में किस प्रकार का है। तो वहाँ पे जो ये नकारात्मक प्रभाव ये कहते थे कि हमने सकारात्मक एक डेफिनेशन लेके गए उनकी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। इसके बाद मोदी ये कहते हैं कि इसके बाद मुझे ये कहते हैं कि इनके पास न्यूक्लियर इसके बाद मुझे एक स्कोप है बताना चाहिए। ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर वाली बात थी, हमने हमारा पूरा बर्डन था वो सिर्फ इस बात पे था कि न्यूक्लियर वॉर की जाएगी तो ये सारी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। तो सर्वप्रथम महोदय कि न्यूक्लियर वॉर करवाने का इतना आसान है। हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ रहे थे तो क्या न्यूक्लियर वॉर हो गया था। हम जानते हैं कि आज के टाइम में भी चाइना और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ तो क्या न्यूक्लियर वॉर हो गया था। इस वक्त जहां पे लॉजिक ऑफ डेटरेंस इतना ज्यादा है, जहां पे मतलब जानते हैं कि हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन तो एक कंट्री दूसरी कंट्री में न्यूक्लियर वॉर करेगी। एक पल के लिए मान लेते हैं कि मतलब चाइना एक पल के लिए वैसे ऐसा होना ना होना इनके हाथ जरूरी नहीं है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, मान लीजिए मतलब चाइना ने अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर कर दिया और ये आपस में लड़ गए, ये सारे जो न्यूक्लियर कंट्रीज है वो आपस में लड़ गए। मतलब तब भी क्या ऐसा जरूरी है कि जो पूरा विश्व है वो खत्म होगा। जब हम सबकी डेफिनेशन लेके जाते हैं तो हम क्या जाता है हम सबसे हमारा मतलब है पूरे विश्व तक का से, ठीक है। तो मतलब यदि ये कंट्री एक दूसरे पे न्यूक्लियर हमला कर भी देते हैं और इनको एक दूसरे को तबाह भी कर देते हैं, मतलब जरूरी नहीं है ना कि सारी कंट्रीज जो है नर्क में जाएगी, क्योंकि सारे विश्व की सिचुएशन ऐसी जाएगी कि कहीं ना कहीं स्कोप मतलब बाकी जो कंट्रीज है जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज है और जो बाकी का जो इन देशों से अलग है उनके पास तो तभी भी स्कोप है ना कि वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वहां पे स्टेट है वहां पे जो बना रहेगा। तो मतलब इनका ये वाला जो तथ्य है, ये जो वाला जो लॉजिक था वो भी किसी प्रकार से टिकता नहीं है कि जो हमारे पैराडाइम में कि हमने इनको स्कोप नहीं छोड़ा, क्योंकि ठीक है। इसके बाद मुझे ये कहते हैं कि नर्क जो है कि 1917 में कोई डेट बता के जाते हैं कि 1917 में नर्क नहीं बन गया था। तो मुझे हम तो मना नहीं करें, नर्क पहले था उससे हम आ गए, अब दोबारा भी हम सब नर्क में चल जाएंगे। तो मुझे खुद मान के जाते हैं कि एक बार हम उस नर्क में जा चुके हैं तो कहीं ना कहीं अब आगे भी जा सकते हैं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं डिबेट का स्कोप ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूं कि आपने स्पीच में बोल के जाते हैं कि जो 1917 में क्या नर्क नहीं 1917 में क्या नर्क में नहीं चले गए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं स्कोप तो था ना कि अभी भी नर्क में जा सकते हैं और हो सकता है ना भी जाए, हो सकता है 1917 में जिस प्रकार से नहीं वैसे सिचुएशन अभी भी बन जाए। इसके बाद मुझे ये कहते हैं कि जो हमने रेवोल्यूशन का इसके बाद मुझे जो हमने रेवोल्यूशन की बात की थी कि रेवोल्यूशन आएगा, तो मुझे जरूरी थोड़ी है कि रेवोल्यूशन सफल होगा। रेवोल्यूशन फेल हो गया, यदि रेवोल्यूशन फेल हो जाता है तो जो बुर्जुआसी क्लास है यानी कि जो पूंजीपति क्लास है या फिर जो दमनकारी क्लास है वो तो मतलब वही की वही रहेगी ना। यदि वो वही की वही रहेगी तो यानी वो नर्क में नहीं जा रही। और हम सबकी डेफिनेशन लेके जा रहे हैं तो हम क्या जा रहे हैं कि पूरा विश्व नर्क में जा रहा है। तो यदि बुर्जुआसी क्लास नर्क में नहीं जा रही है, सिर्फ प्रोलेटारिएट क्लास नर्क में जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात से तो ये खुद स्थापित होता है कि नर्क कि हम सभी नर्क में नहीं जाएंगे, बुर्जुआसी क्लास नहीं जाएगी। तो इनके पास सीधा सा ऑप्शन था कि रेवोल्यूशन फेल होने के लिए कहते थे कि रेवोल्यूशन फेल हो जाएगा। और मुझे रेवोल्यूशन किस प्रकार से फेल होगा इस बात का भी मैं आपको तथ्य दे देता हूं कि किसी तरह से एस्टैब्लिश किया जा सकता था, या एस्टैब्लिश होगा कि महोदय एक जो प्रोलेटारिएट क्लास है, प्रोलेटारिएट क्लास पहले से अपने आप में गरीब क्लास है, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास संसाधन नहीं है। तो मोदी बताइए एक ऐसी स्थिति जहां पे मोदी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, ऐसी स्थिति में जो प्रोलेटारिएट क्लास है उसको तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा ना। तो प्रोलेटारिएट क्लास है उसका तो संसाधन ही कौन से होंगे कि वो क्यों रेवोल्यूशन ला सके। और यदि रेवोल्यूशन फेल हो गया तो बुर्जुआसी क्लास वैसे की वैसे ही रह जाएगी, बुर्जुआसी क्लास अपनी स्थिति में रहेगी तो नर्क में वो नहीं जाएगी। तो यानी कि जो इनका ये मत था कि तो इनके पास ये मत था जो ला सकते थे ला ही नहीं। यानी कि हम हर प्रकार से बता रहे हैं महोदय कि जो हमारे जो जिन भी बिंदु थे उन हर बिंदु का महोदय इनके पास ऑप्शन था उनको काउंटर करने का और एक वैलिड क्वेश्चन था जिस तरह से वो उस चीज को एस्टैब्लिश कर सकते थे। इसके बाद महोदय ये बात करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी या क्लासलेस सोसाइटी के लिए अलग से नाम देने की क्या जरूरत थी। महोदय मुझे समझ में नहीं आता कि नाम देने से मतलब फर्क क्या पड़ रहा है। हम हमारे नर्क को एक बार डिफाइन करके जा रहे हैं कि हमारे सबसे नर्क क्या है, जहां पे मतलब अराजकता होगी, जहां पे स्टेट नहीं होगा, जहां पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा। तो मुझे समझ में नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये क्या बोलना चाह रहे थे स्टेटलेस सोसाइटी या जो भी अंग्रेजी का शब्द जो इन्होंने बोला था। इसके बाद महोदय
इसके बाद होता है हम कहते हैं कि इनके पास एक पैराडाइम ये भी था कि ये आके बता के जा सकते थे कि कम्युनिस्ट क्या है, कम्युनिस्ट का एंड गोल क्या है। हम खुद का कहते जा रहे हैं कि कम्युनिस्ट का एंड गोल क्या है कि क्लासलेस सोसाइटी हो, स्टेटलेस सोसाइटी हो, क्लास कॉन्शियसनेस की बात हो। तो जो हम पैराडाइम बता के जा रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर होगी या जो ये स्टेटलेस होती है तो उसके बाद क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम तो ये तो हमारे अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन था ना कि जो क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा, चाहे उसका माध्यम कुछ भी हो, चाहे उसका माध्यम है कि वो एक गलत तरीके से आ रही है, चाहे किसी भी तरीके से आ रही है, पर जिनकी बात जो आपकी कार्ल मार्क्स की आप वो उस के बारे में मैं बात करूंगा, जिनकी बात आप करके जाते हैं वो चीज तो पूरी होगी ना। पूंजीवाद के बाद रेवोल्यूशन आता है, रेवोल्यूशन आने के पूंजी के बाद रेवोल्यूशन आता है, और रेवोल्यूशन आने के बाद जो है क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण होता है। तो क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण होता है तो वो तो कम्युनिस्ट के अपने रूप में अपने आप में क्या जो एक स्वर्ग है और जिसकी बात हम करेंगे कि वो तो हमारा एंड गोल है। इसके बाद वो ये एक ये जो फैक्चुअल एरर करके जाते हैं या कुछ भी कह लीजिए, उसको ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स हमारे आइडियल और हम कार्ल मार्क्स के आइडियल में बिलीव करते हैं और कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स होते हैं। महोदय कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम नहीं दिया था। हाँ, उनकी जो कम्युनिज्म उन्होंने दिया वो बहुत ज्यादा प्रचलित है, परंतु जो हम कम्युनिस्ट हैं हर तरह के कम्युनिज्म को पढ़ते हैं और उसमें से एक निष्कर्ष निकालते हैं। और कम्युनिज्म उनके पहले भी तमाम दार्शनिकों द्वारा दिया गया था। तो इनकी जो ये बात है कि कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स को मानते हैं या नहीं मानते वो भी आ जाती है। उसके अलावा जिस प्रकार से मैंने बताया था कि जो यदि अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं या फिर एक दो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट है, तभी भी जो डिबेट का स्कोप था मार्क्सिस्ट लेंस से भी डिबेट का स्कोप चालू था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्क्स ने जो स्टेजेस बताए हैं रेवोल्यूशन के और रेवोल्यूशन के मतलब पूंजीवाद के बाद रेवोल्यूशन के, रेवोल्यूशन आने के बाद क्लासलेस सोसाइटी के निर्माण के उस स्कोप में रहकर भी ये डिबेट उसमें डिबेट की जा सकती है और इनका सहमत सदन पटल पर स्थापित हो सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत मैं नया पूछना चाहूँगा कि आपको कार्ल मार्क्स की स्पीच की जरूरत है? सदन में अपना पक्ष आमंत्रित है। पानी का बॉटल बता दिया था समय 2 ही मिनट है। 2 मिनट 2 मिनट का ना भैया, समय इनको 2 ही मिनट देना है। क्यों 2 मिनट? सीधे स्पीच शुरू करेंगे ना। ठीक है, नहीं स्पीच का समय नहीं 2 मिनट क्यों चाहिए? कितना मिनट चाहिए आपको टाइम चाहिए? साथ है ना। हाँ 3 ठीक है। नमस्कार, सदन की गर्मियों को मेरा सादर प्रणाम। सदन का मतलब है कि हम सब नर्क में जाएंगे। सबसे पहली बात ये वैश्विक साम्यवादियों का सदन बनाते हैं। एक डिबेट की बेसिक स्ट्रक्चर होती है कि आप आम को इमली और इमली को आम नहीं कह सकते। आप हमारे पक्ष ने सबसे पहले तो परिभाषा का अनायास फायदा उठाया। अब दूसरी बात, जब हम वैश्विक साम्यवादियों की बात करते हैं तो नर्क पहले तो वैश्विक साम्यवाद मार्क्स की अवधारणा पर आधारित है। हमारे पक्ष के हमारे नेता ने भी बताया कि हम धर्म की से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को हम नहीं मानते, हम उनको नकारने की बात करते हैं, हम उनसे एसोसिएटेड किसी भी चीज़ को भी इंक्लूड नहीं करना चाहते क्योंकि हम धर्म को ही सही नहीं मानते। फिर ये स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, किससे एसोसिएटेड होते हैं? नर्क में आपको भेजता कौन है? नर्क में आपको ईश्वर भेजता है। एक मतलब नर्क की वेल फाउंड एक बेसिक डेफिनेशन है जिसके साथ हमारा पक्ष छेड़छाड़ करता है। पहली बात, ये वैश्विक साम्यवादियों की परिभाषा के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन ये नर्क की परिभाषा के साथ तो छेड़छाड़ कर देते हैं। मतलब ये पूरी तरह से अपनी तरफ विषय को ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरी बात ये बोलकर जाते हैं हम ईश्वर में नहीं मानते, हम स्वर्ग और नरक में भी नहीं मानते। फिर बोलते हैं हम नरक को स्टेटलेस सोसाइटी मानते हैं। मतलब आप पहले कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप क्लियर हो जाएगी कि आप नरक को मानते भी हैं या नहीं मानते। फिर एक चीज इनके उपनेता पक्ष बोलकर जाते हैं कि हम क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे और क्लासलेस सोसाइटी में दमन हो रहा है। फिर ये बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी में सब कोई अच्छे हैं, अभी पूंजीवाद है इसलिए दमन हो रहा है। फिर बोल रहे हैं सारे देश जो हैं वहां पर पूंजीवाद है, सारे देश को लोग जाएंगे नरक में। तो फिर कौन नरक में नहीं जाएगा इसके बारे में भी बताते जा पाते। फिर एक और चीज देखिए, ये नरक की हमेशा बुरी बातें गिनाते रहे, मतलब नरक को हमेशा अच्छा बताते रहे कि नरक में कौन लोग जाएंगे जो हमारा दमन करना है। लेकिन अभी हम अपनी चीज में पूरी सारी बुरी बातें बनाकर गिनाकर जाते हैं। इससे हमारे पास बिल्कुल भी स्कोप नहीं बचता है कि हम कैसे इस वैश्विक साम्यवादियों के सदन में और किसी भी सदन में बहस हो सकती थी। आप धर्मावलंबियों के सदन में भी बहस कर सकते हैं, हम किसी भी सदन में बहस कर सकते थे, लेकिन वैश्विक साम्यवादियों के सदन में इस बात पर बहस नहीं हो सकती थी। फिर दूसरी बात, आप एक चीज ये देखिए कि
यहाँ पर जो आप मानक तय कर रहे हैं कि अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग मानक है, वहाँ पर व्यवस्थाएं अलग, वो मानक कौन तय करता है? और हर जगह की सोसाइटीज़ में सारे तो एथिस्ट भी नहीं है, मतलब हम समझ नहीं पाते कि आप नरकी की परिभाषा को इतना संकुचित क्यों रखते हैं। और नरकी की परिभाषा इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जहाँ पर नरकी की परिभाषा एक तो पहले इनकी क्लियर नहीं है, कभी बोलते हैं कि जहाँ पर स्टेटलेस है तो वहाँ पर है, कभी बोलते हैं कि पूंजीवादी देश है वो नरक में जाएंगे, फिर कभी बोलते हैं कि कई सारे देश ऐसे भी हैं जो पूंजीवादी नहीं भी हैं, फिर बोलते हैं कि यहाँ पर पूंजीवाद भी। अब दूसरी बात, अब जब वैश्विक साम्यवादियों के सदन में बैठे हैं, मान लीजिए हम एक पल के लिए मान भी जाते कि हम इस बहस पर बात कर लेते, अगर कल के दिन क्वेश्चन आंसर राउंड में हमसे पूछते कि वैश्वीकरण बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, पूंजीवाद बढ़ रहा है, तो उस परिस्थिति में ये तो सब नरक ही हो गया, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं बोलने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस बिंदु पर आकर फंस जाते, पूरी की पूरी डिबेट आप एक पॉइंट पर आकर के ये बोल देते कि बुर्जुआ क्लास है, बुर्जुआ क्लास गरीब है, ये है, तो इस पर एक पॉइंट की बिंदु पर आकर पूरी बहस को निर्धारित नहीं कर सकते थे। फिर एक सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज हमें लगती है वो नरकी की परिभाषा लगती है, क्योंकि नरकी की परिभाषा का कॉन्सेप्ट, मतलब आप देखिए जो परिभाषा आता है, शब्द आता है, वो किसी न किसी चीज से एसोसिएटेड होता है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है। ये बोलकर जाते हैं कि शब्द से फर्क नहीं पड़ता, अरे भाई शब्द से फर्क नहीं पड़ता तो आप साम्यवाद को पूंजीवाद बोल दो, पूंजीवाद को साम्यवाद बोल दो, शब्द अपने आप में एक विचार को लेकर चलते हैं, शब्द बनाए ही जाते हैं जो एक विचारधारा और एक विचार को प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो शब्द महत्वपूर्ण है, उनकी परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। कल के दिन यहाँ पर सदन में आकर के मैं पूंजीवाद को बोल दूं कि सबका भला करता है, अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं लेता, तो क्या मैं पक्ष होने के नाते इस बात को स्वीकार कर लूंगा? यह सदन इस बात को स्वीकार कर लेगा, जो कि संभव नहीं है। एक बेसिक प्रोफाउंड डेफिनेशंस होती है कुछ शब्दों की, आप थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं पक्ष के अकॉर्डिंग, आप पूरी तरह से बोल्ड नहीं कर सकते हैं। फिर एक चीज ये बोलते हैं कि वॉर्स हो रहे हैं, वॉर के केसेस आ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में सब नरक में भी जाएंगे। अब आप एक चीज देखिए कि ये बोल रहे हैं कि आप आकर बोल सकते हैं नहीं वॉर नहीं हो रहा, डिफरेंस नहीं हो रहा, पर एडेंट पे वायलेंस तो हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो वायलेंस हो रहा है, स्टेट अपने आप में स्ट्रगल कर रही है, उनके बीच में वायलेंस हो रहा है, बाउंड्रीज के बीच में वायलेंस हो रहा है। अब हम आकर बोलते भी कि नहीं डिफरेंस है भैया, कहीं पे वायलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन तो हो रहा है, कंट्रीज एक्सप्लॉइट करें, विकसित देश अविकसित देश को कर रहे हैं, विकासशील देश अविकसित देश को कर रहे हैं, विकसित विकासशील देश को कर रहे हैं, तो एक ग्लोबल मार्केट भी ऐसे फ्लरिश कर रहा है। तो उस परिस्थिति में आकर आप हमसे क्वेश्चन पूछते, हमें आकर मानना ही पड़ता कि हाँ ग्लोबल वर्ल्ड में आप बोल रहे हैं कि डिफरेंस है, उसके बाद भी वायलेंस हो रहा है, और उस वायलेंस के आकर पे हमें मान आपका पड़ना भारी पड़ ही जाता कि हाँ हम सब नरक में जाएंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ये स्टेट वॉरफेयर होंगे, तो गलत चीजें हैं। फिर अब हमें इसके आगे कुछ भी नहीं बोलना है, मुझे लगता है हमारा स्टैंड क्लियर है। पहली चीज, अगर आप डिबेट कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तो आप पक्ष के नाते शब्दों की परिभाषा कर सकते हैं ताकि डिबेट प्रोग्रेसिव हो, और डिबेट प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ कुछ कंक्लूजन निकले। आप किसी भी वर्ड को ऐसे प्रोफाउंड नहीं कर सकते हैं जो उसके बेसिक आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के साथ हट सके। हमने 3 बार वर्ल्ड में रिपीट किया कि शब्द मैटर नहीं करते, शब्द को आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन शब्द मैटर करते हैं क्योंकि शब्द अपने साथ एक परिभाषा लेके जाते हैं। कल के दिन आप धर्म को ऐसे बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन है, हम नहीं मानेंगे इस चीज को। धन्यवाद। और अगर आप चाहें तो आप बैठ ही सकते हैं, अगर आपको ये देखना है कि सारे जजमेंट्स इंडिपेंडेंट प्रिपेयर हो रहे हैं। नहीं, हमें कोई इससे नहीं करनी है, आपके पास चॉइस है, कोई आप मैंने बोला था